Assalamualaikum. This is Ambreen. Actually, due to some technical issues, the second meeting जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी. तो मैंने ये सोचा कि जो हमने उस मीटिंग में डिस्कस किया था वो मैं रिकॉर्ड करके जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर लेती हूँ. सो हमने जो दूसरी मीटिंग थी हमने उसमें अ, देखा था कि हमारे जो तीनों मॉड्यूल्स हैं वो क्या-क्या हैं. डॉक्टर मोमिना और डॉक्टर सारा ने जो है वो इन तीनों मॉड्यूल्स को से गो थ्रू किया था और आपसे बात की थी. जैसे डॉक्टर मोमिना ने कहा था कि ये वो चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली आप लोगों ने डीसीज़ ने भी जो है वो इससे बहुत अच्छे तरीके से फ़ैमिलियर हैं. लेकिन ये सिर्फ़ जो है वो एक रिविज़न है और आप लोगों ने जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको ये तीनों मॉड्यूल्स पढ़ाने हैं. तो पहला मॉड्यूल जो है वो रोल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इन्फेक्शन प्रिवेंशन और कंट्रोल के बारे में है. अब ऑब्वियसली इस मॉड्यूल में ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन क्या है और इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड और कंट्रोल प्रोग्राम क्या है, वो क्यों चाहिए होता है और उसके जो है वो मेन एक्टिविटीज़ क्या हैं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनको क्या करना चाहिए. फिर उसके बाद की इंडिकेटर्स क्या हैं इन्फेक्शन प्रिवेंशन और कंट्रोल प्रोग्राम के, उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन कैसा होना चाहिए. मुख्तलिफ लेवल्स पे ये प्रोग्राम कैसे काम करता है, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लेनी चाहिए है. फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके मुताबिक उसने ऐसे कौन से कोर कंपोनेंट्स जो है वो रिकमेंड किए हैं जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन और कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए. फिर उसके बाद जो है वो हेल्थ फैसिलिटीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को कैसे जो है वो मुहैया करना चाहिए और उसको इम्प्रूव कैसे करना चाहिए. फिर इन्फेक्शन प्रिवेंशन और कंट्रोल टीम क्या होती है, उसके बाद जो है वो कितने नर्सेज़ जो है वो रिक्वायर्ड हैं, कितने नर्सेज़ चाहिए हैं. फिर उसके बाद इन्फेक्शन प्रिवेंशन और कंट्रोल कमेटी में कौन-कौन से लोग होते हैं, ये कमेटी कैसे बनती है, ये कमेटी क्या काम करती है, कौन से रूल्स, कौन सी लेजिस्लेशन जो है वो चाहिए होती है इन ऑर्डर टू विच सपोर्ट्स जो कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन और कंट्रोल प्रोग्राम को सपोर्ट कर रही होती है. फिर उसके बाद जो है वो जो हमारे को-वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ केयर जो है वो किस तरीके से उनको हम एजुकेट कर सकते हैं, एजुकेट करना चाहिए. उसके बाद हेल्थ वर्कर्स को किन-किन कैटेगरीज़ में, किन-किन एरियाज़ में, किन-किन चीज़ों में जो है वो ट्रेन करना चाहिए. फिर हेल्थ वर्कर्स जो है वो इन्फेक्शन कंट्रोल और इन्फेक्शन प्रिवेंशन में जो है वो कितना ज़्यादा उनको ट्रेन करने की जो है वो फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, कितना कब-कब उनको ट्रेन करना चाहिए. फिर उसके बाद ऐसे कौन से एजुकेशन मेथड्स हैं जिससे हम स्टाफ को ट्रेन कर सकते हैं. अ, और जो है वो अब हम हेल्थ केयर वर्कर्स को जो है वो इन्फेक्शन प्रिवेंशन और कंट्रोल में ट्रेन कर सकते हैं. जैसे डॉक्टर मोमिना ने कहा था कि नर्सेस जो हैं उनको ये सब चूँकि ये रोज़ प्रैक्टिस हो रहा होता है तो ऑब्वियसली आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इससे फ़ैमिलियर हैं इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम से. उसके बाद इन्फेक्शन कंट्रोल और इन्फेक्शन प्रिवेंशन और कंट्रोल में जो है अम, ऑडिट कंट्रोल ऑडिट जो है वो क्या होता है, किसको करना चाहिए है, क्यों और कब ज़रूरी होता है वो प्रैक्टिस करना, ऑडिट की जो फाइंडिंग्स हैं वो किसको रिपोर्ट करनी चाहिए हैं और कौन-कौन से ऐसे टूल्स हैं जिससे हम ये कर सकते हैं और हम ऑडिट कर सकते हैं. फिर उसके बाद पॉलिसी डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो है कि पॉलिसी क्या है, कब चाहिए, कैसे हेल्पफुल हो सकती हैं पॉलिसीज़ को बनाने में. जो है वो कौन-कौन से लोगों को इन्वॉल्व होना चाहिए, क्या-क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होना चाहिए पॉलिसीज़ बनाने में, कौन से जो है वो कंपोनेंट्स हैं जो हमें इंक्लूड करने चाहिए पॉलिसीज़ के लिए. फिर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो कब चाहिए होता है और ये गाइडलाइंस क्या हैं.
फिर उसके बाद हमने इन्फेक्शन का प्रिवेंशन और कंट्रोल की जो हमने रिपोर्ट राइटिंग करनी है, उसमें क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो रिपोर्ट क्या है। फिर हमने फिर आप लोग ये देखेंगे और ये जो है वो डिस्कस करेंगे पार्टिसिपेंट से कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी प्रोग्राम जो है वो क्या है, और इस इन दोनों इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल और ओएचएस, इन दोनों में क्या जो है वो लिंक है, आपस में इन दोनों का ताल्लुक क्या है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम में और ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी प्रोग्राम का आपस में क्या ताल्लुक है। और इसके बाद जो है वो हम जो है वो नीडल स्टिक इंजरीज किस तरह से हैंडल हो सकती हैं। उसके बाद जो है वो हम नीडल स्टिक इंजरीज किस तरीके से प्रिवेंट हो सकती हैं। और फिर उसके बाद जो है वो 4 केस स्टडीज़ हैं जो हम लोग देखेंगे, जो जो ऑब्वियसली आप लोग देखेंगे। और फिर उस केस स्टडी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है वो थे। सो अब हम मॉड्यूल 2 पे बात करते हैं जो कि लीडरशिप के बारे में है। सो मॉड्यूल 2 जो है विच टॉक्स अबाउट कोविड-19 के बारे में जो बात करें कि कोविड-19 क्या है, कोविड-19 सबसे पहले कहाँ आया और फिर ये कैसे स्प्रेड हुआ, और ये कैसे स्प्रेड होता है लोगों के दरमियान में, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, लोग एक दूसरे से किस तरह से अफेक्ट हो सकते हैं, हो रहे हैं, how many people with coronavirus infection become ill, कितनी परसेंटेज है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा है कि कितने परसेंट लोग जो है वो इससे अफेक्ट हो रहे हैं या हो सकते हैं। उसके बाद फिर जो है वो कितने लोग बहुत सीरियसली इससे जो है वो बीमार हो सकते हैं या हो रहे हैं। उसके बाद जो है किन-किन को रिस्क है, कौन से ऐसे लोग हैं जिनका रिस्क ज़्यादा है कोविड-19 से अफेक्ट होने का। उसके बाद डेथ रेट की एक्सपेक्टेशन क्या है, पेंडेमिक का, कोविड-19 पेंडेमिक क्या है, उसका उसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं, इसका क्लिनिकल डायग्नोसिस कंफर्म कैसे होता है, कौन-कौन से टेस्ट्स हैं जिससे ये पता चल सकता है कि कोविड-19 है। फिर उसके बाद जिनको कोविड-19 है, हम उन लोगों को आइडेंटिफ़ाई कैसे करते हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई करने के बाद फिर क्या ऐसा है कि जो लोग रिकवर कर गए हैं, जो लोग ठीक हो गए हैं, उनको वो दोबारा भी इन्फेक्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। देन हाउ वी कैन हम कोविड-19 का स्प्रेड जो है वो कैसे ख़त्म कर सकते हैं या कैसे कम कर सकते हैं। वैक्सीन है, नहीं है, कौन-कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो लिए जा सकते हैं जनरल जनरल पब्लिक में, आम लोगों में, आम पब्लिक में, जिससे जो है वो हम इसका फैलाव जो है वो कम कर सकते हैं। फिर आप लोग ये देखेंगे कि हैंड वॉशिंग क्या है, रेस्पिरेटरी हाइजीन क्या है, फिजिकल डिस्टेंसिंग विद रेफरेंस टू कोविड-19 जो है वो क्या है, फेस मास्क, सिंपल फेस मास्क पहनना, क्लॉथ मास्क, सर्जिकल मास्क जो है, इन दोनों में से व्हाट इज रिकमेंडेड, व्हाट इज कौन सा मास्क जो है वो पहनना ज़्यादा सेफ है, या ग्लव्स पहनना। और अ, जब आप पब्लिक में जाते हैं तो मास्क और ग्लव पहनना कहाँ-कहाँ पे ज़रूरी है, और वो ज़रूरी है, हाउ हेल्पफुल इट इज़, राइट? फिर उसके बाद वीडियो है एक मास्क सेफ्टी से रिलेटेड। फिर घर पे रहना, हाउ हाउ इफ़ेक्टिव इज़ स्टेइंग एट होम। फिर उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, क्या कर सकती हैं कोविड-19 का स्प्रेड कम करने के लिए। फिर फ्लैटन द कर्व का क्या मतलब है, जैसे डॉक्टर मोमिना ने भी कहा था कि स्टार्ट में हमने फ्लैटन द कर्व बहुत ज़्यादा सुना था कि फ्लैटन द कर्व का मतलब है कि जो जितने लोग अफेक्ट हो रहे हैं और हम उस रेट को जो है वो कम करें कि जितने लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं और जितनी डेथ्स हो रही थी। सो फ्लैटन द कर्व मीन्स के जो कोविड-19 पॉजिटिव केसेस हैं वो कम हो जाएं। उसके बाद कम्युनिटी लॉकडाउन का क्या मतलब है, कम्युनिटी लॉकडाउन के क्या क्या नतज हो सकते हैं,
फिर जो पुअर कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं लॉकडाउन के। फिर उसके बाद कोविड-19 कैसे प्रेज़ेंट होता है, उसके माइल्ड फीचर्स क्या हैं, उसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, मैनेज कैसे करना है आपने एसिम्प्टोमेटिक लोगों को या सस्पेक्टेड लोगों में इन्फेक्शन को हमने कंट्रोल और मैनेज कैसे करना है। अगर कोई पेशेंट है जिसको वहाँ आप सस्पेक्ट करते हैं कि कोविड-19 हो सकता है, तो उसको उसको कब उस पेशेंट को कब हेल्थ फैसिलिटी के पास जाना चाहिए, कब डॉक्टर्स को या हॉस्पिटल्स को कॉन्टैक्ट करना चाहिए। कैसे कोविड-19 के लिए पेशेंट्स जो है वो स्क्रीन्ड होते हैं, किस-किस का टेस्ट होना चाहिए, किस-किस को स्क्रीन होना चाहिए। फिर उसके बाद पेशेंट्स को हम मैनेज कैसे करेंगे या कैसे कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये वो चीज़ें जो आप लोग रोज़ कर रहे हैं। फिर आप हेल्थ केयर वर्कर्स की अपनी प्रोटेक्शन जो है वो किस तरह है, यानी कि हेल्थ केयर वर्कर्स वो क्या कर सकते हैं जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कोविड-19 से। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या है, उसको कैसे यूज़ करना चाहिए। N95 मास्क जो है वो रीयूज़ होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। N95 रेस्पिरेटर्स कब जो है वो ज़रूरत होते हैं। सिमिलरली आप लोगों को अपना यूनिफॉर्म और जो या वर्क क्लोथ्स जो हैं उनको कैसे हैंडल करना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन ऑब्वियसली ट्रैवल करता है। तो आप लोग नर्सेस को, मेडिकल स्टाफ को जो है वो कैसे इन चीज़ों को कंट्रोल करना है। फिर उसके बाद जो वेस्ट है उसको कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है। कंटामिनेटेड लिलन जो है वो कपड़े, वो चीज़ें जो कंटामिनेटेड हैं उनको कैसे हैंडल करना है। फिर उसके बाद जो चीज़ें हैं उनकी सर्फेसेस को क्लीन करना, इक्विपमेंट जितना आप लोग यूज़ कर रहे हैं कोविड-19 की, जहाँ पे कोविड-19 पेशेंट्स हैं उसको कैसे हैंडल करना है। फिर उसके बाद जो है वो कोरोना वायरस का स्प्रेड हॉस्पिटल्स में लिमिटेड कैसे हो सकता है। एंड देन अगेन ये जो क्वेश्चंस हैं ये केस स्टडी से लिए हुए हैं। देयर आर 3 केस स्टडीज जिनमें से ये क्वेश्चंस जो है वो लिए हुए हैं। सो थर्ड मॉड्यूल, वो पहले 2 मॉड्यूल्स थे। So the third module, it talks about nurse leadership in infection control and prevention. कि लीडरशिप क्या है इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन में, उसके फोकल की रोल्स क्या हैं, एक लीडर की क्वालिटीज़ क्या हैं, किस तरह की लीडरशिप होती है, कंपोनेंट्स, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, और हम कॉन्फ्लिक्ट वगैरह कैसे मैनेज कर सकते हैं, किस तरह की जो है वो टाइप्स, कॉन्फ्लिक्ट्स किस तरह के, प्रॉब्लम्स किस तरह के हो सकते हैं और हम वो प्रॉब्लम्स किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। सो दिस इज आवर थर्ड मॉड्यूल एंड दैट्स इट। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर मोमिना, ऑब्वियसली you people know better than Dr. Sara and me. Dr. Momina, Madam Naseem, they're there to help you out into that. Maybe I too am available. So good luck with that. I hope that this goes well. Okay, Allah Hafiz.